करते हैं, है कि नहीं? उनमें क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्वेश्चन टैग को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है भैया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे हम क्वेश्चन टैग को अप्लाई करते हैं। इसमें पाजी क्या है कि जब कभी भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आपको पता है ये इंपेरेटिव मूड ही होता है बेटा। इंपेरेटिव सेंटेंस या तो आप वर्ब की केस नंबर 1 लिख दो, या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करोगे बेटा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करके आप उसे लिखोगे। तो ये एक ऑर्डर टाइप कहो या दूसरे को काम करने को कहना, उस टाइप का एक स्टेटमेंट बन जाता है। भाई डू दिस वर्क, इस काम को कर दे। तो मैंने आपको नरेशन में सिखाया था जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो तरीके से, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो तरीके से बेटा अपने आप में यू सब्जेक्ट को हिडन रखते हैं। मतलब कौन काम करेगा? यू काम करेगा। अगर मैं बोल रहा हूं वहां चला जा, इस काम को कर दे, तो मैंने बोला क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ कर दो, तो बेटा कौन ऑर्डर दे रहा है? आई ऑर्डर दे रहा है। किसको ऑर्डर दे रहा है? यू को ऑर्डर दे रहा है, क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ करो। अब यू करेगा कि नहीं करेगा पाजी, वो तो उसको पता है। तो क्या बोलूंगा मैं उसको, बताओ अब आप। मैं बोलूंगा भैया इस कमरे को साफ कर दो, इस कमरे को साफ कर दो, वांट यू, क्या नहीं करोगे? तो बेटा इसमें मॉडल आ जाता है विल ऑटोमेटिक, क्योंकि वो चीज फ्यूचर पर इफेक्ट लेकर चली जाती है, फ्यूचर पर इफेक्ट लेकर चली जाती है। जैसे इस कमरे को साफ कर दे, कर देगा। वहां चला जा, नहीं जाएगा। वहां चला जा, क्या नहीं जाएगा? तो दूसरों से आप उस कंफर्मेशन ले ले सामने वाले यू से। तो आपने यू को तो बोल दिया भाई इस कमरे को साफ कर दे, अब वो करेगा कि नहीं करेगा तो उसकी मर्जी है, तो मुझे मर्जी पूछनी तो पड़ेगी उसकी। तो मैंने बोल दिया क्लीन दिस रूम, वांट यू, क्या नहीं करोगे? या विल यू, करो, क्या करोगे? तो इसमें बेटा दोनों ऑप्शंस होते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। इस कमरे को साफ कर दे, वांट यू, क्या नहीं करोगे आप? विल यू, क्या कर दोगे आप? तो बेटा दोनों से ही मैं कंफर्मेशन ले पा रहा हूं। पहली प्रायोरिटी इसको और दूसरी इसको देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव को पहली प्रायोरिटी। लेकिन मेरे दोस्त इसमें आप पॉजिटिव बोल के भी सेम बात को कंफर्म कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग हैं जो बाकी क्वेश्चन टैग है उससे, इसलिए इसको लास्ट में हम करने लग रहे हैं। सो याद रखिएगा ऐसे केस में बेटा आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप वांट यू चुनेंगे पेपर में, या मेरे शेर पुत्र आप विल यू चुनेंगे। दो ऑप्शन हैं, वांट यू को पहली प्रायोरिटी, विल यू को दूसरी, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से मैंने बोल दिया गो देयर, हाँ तो इसका हो जाएगा वांट यू, गो देयर वांट यू, या इसका भी हो सकता है बेटा विल यू। वहां चले जाओ, क्या नहीं जाओगे? वहां चले जाओ, क्या जाओगे आप? वहां चले जाओ, क्या नहीं जाओगे आप? वहां चले जाओ, क्या जाओगे आप? तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा। नेक्स्ट बेटा केस नंबर 2। केस नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। अगर नेगेटिव इंपेरेटिव हो, जैसे डोंट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में कुछ मेरे भाई दे दिया जाए। अच्छा डोंट का मतलब क्या होता है? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ठीक है, तो बेटा इसमें एक समस्या होती है। अगर मैं कह रहा हूं डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसमें बोल दूं वहां मत जाओ, वॉन्ट यू, क्या नहीं जाओगे? बेटा याद रखना, वॉन्ट यू कई बार ना में हां छिपी होती है छोटे, कई बार ना में हां छिपी होती है। सर ना में हां कैसे छिपी होती है? जैसे कि नहीं बोलते कि वहां चल ले मेरे साथ, मैंने बोला क्यों नहीं? वहां चल, बिस्किट और लाना, वहां चल ले मेरे साथ, आपने बोला क्यों नहीं? क्यों नहीं मतलब वो चलेगा नहीं? चलेगा बेटा वो, वहां चलो मेरे साथ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? चलो, यही चीज है। जैसे आपने एक को बोला ओए वहां नहीं जाना, क्या नहीं जाएगा? क्या नहीं जाएगा मतलब तू भेजना चाह रहा है उसको, और एक बार बोल रहा मत जा, डोंट गो देयर, वहां नहीं जाएगा, नहीं जाएगा वहां, क्या नहीं जाएगा? अरे वो भाई ये क्या पागलपन है? तो बेटा वॉन्ट यू हेल्प मी, मेरी मदद नहीं कर सकता यार तू, कांट यू हेल्प मी, मेरी मदद नहीं कर सकता यार तू, इसका मतलब आप चाहते हो मदद करे। कांट यू गो देयर फॉर मी, मेरे लिए नहीं जाएगा, मेरा भाई नहीं है तू। तो जब आप ऐसी बातें बोलते हैं बेटा, मेरा भाई नहीं है तू, इसका मतलब आप सामने वाले से वो काम कराना चाहते हो।
इसीलिए देखो, डोंट गो देयर, मैं नहीं चाहता तुम वहां जाओ, डोंट गो देयर, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाओगे, क्या नहीं जाओगे? इसीलिए बेटा नेगेटिव में ये चीज नहीं आती, क्योंकि इससे तो आप काम कराना चाहते हो। मैं इसमें नहीं बोल रहा था इस कमरे को साफ कर दो, वांट यू, नहीं करोगे, मतलब मैं चाहता हूं आप करो, तो वो चीज यहां गड़बड़ है, इसलिए इसमें सिर्फ विल यू आता है। वहां नहीं जाना, विल यू जाएगा, मतलब उसी को कंफर्मेशन, जाएगा तो नहीं, उसी को कंफर्मेशन लोगे। तो डोंट गो देयर, वहां नहीं जाना, विल यू, जाओगे? तो विल यू से ही क्वेश्चन पूछो बेटा। वांट यू तो थोड़ा सा रिदम उल्टी कर देगा, तो इसमें विल यू आएगा इसका क्वेश्चन टैग। तो किसी भी ऑर्डर का क्वेश्चन टैग ये हो जाएगा, किसी भी काम को कहने का क्वेश्चन टैग ये हो जाएगा सब में। ठीक है भैया? लेकिन 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 बरखुदार, केस नंबर 3, रिक्वेस्ट। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं बेटा, तो आपको रिक्वेस्ट के केस में एक चीज पता है। क्या चीज पता है? कि कुड मॉडल भी रिक्वेस्ट के लिए आता है। ठीक है, कुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है मेरे बच्चे। अगर कुड यूज होता है और मैं मेरे भाई यू कह दूं, प्लीज, प्लीज, ठीक है, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद कर दो, तो एग्जाम में हम जो क्वेश्चन टैग ढूंढेंगे वो क्या ढूंढेंगे बेटा? वही वांट यू। क्या नहीं करोगे आप? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिखा सर वांट यू, अभी अभी आपने सीखा। लेकिन बेटा कई बार ऑप्शन में आपको कुड यू भी दिखाई दे जाए, कुड यू, कुड यू, क्योंकि कुड यू, कुड भी जो है वो अपने आप में बेटा रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। कुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। तो और मेरे दोस्त, जब कुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है तो भी आप ये कह सकते हैं, प्लीज हेल्प मी, कुड यू, प्लीज हेल्प मी, वांट यू। तो वो चीजें भी आपको यहां दिखाई देंगी रिक्वेस्ट में। ये हुआ इसका थर्ड वाला पॉइंट। आसान है। जो जो हमारे लेट लतीफ है उनको हम बता दें, यहां तक हमने किया है बेटा ये चीज। चलो, अब मैं ये मिटा दूं मेरे भाई, यहां तो कॉपी हो गया होगा। मुझे केस नंबर 4 भी कराना है। केस नंबर 4 हालांकि पेपर में अब तक पूछा नहीं गया है बेटा, बट क्या पता पूछ ले, तो मैं आपको बता के चल रहा हूं। बेटा ये होती है जब आप किसी को ये कहो कि डांटना, फटकारना, अनोइंग स्टेटमेंट कोई बोलना, या आप एक तरीके से कह सकते हैं गरियाना, गाली देना जिसे हम कहते हैं। तो यहां जब आप इस तरीके से बोलते हैं तो उसमें ये बोलते हैं, जैसे किसी ने ये बोल दिया गो टू हेल, भाड़ में जा तुम। तो एक बात बताओ इसको, या चलो नॉर्मल देते हैं, जैसे मैंने बोला गेट आउट, ठीक है। या कई बार आपने बोल दिया माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, ठीक है। माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस का मतलब हो गया बेटा कि अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, ऐसा। और ऐसे ही मैंने बोला था गो टू हेल, मतलब भाड़ में जा तू। तो ये होती है थोड़ा, आप ये कहो एक तरीके से स्लैंग, ठीक है, एक तरीके से स्लैंग। या जब आप किसी को बुरे तरीके से डांटते हैं या फटकारते हैं, तो गेट आउट, माइंड योर ऑन बिजनेस, गो टू हेल्प। तो इसका जो बनता है बेटा क्वेश्चन टैग, वो बनता है कांट यू, कांट यू डू योर ऑन वर्क। हम चुपचाप से अपना काम नहीं कर सकता? कांट यू सी, दिखता नहीं तेरे को? जैसे किसी का टक्कर लग जाता है कई बार, तो कई लोग हो नहीं जाते ज्यादा गुस्से में, कांट यू सी, दिखता नहीं है, भला आंखें की बटन है तेरी, ये आप बोलते नहीं है कांट यू सी। तो कांट यू आता है बेटा उसमें, कांट यू। कांट यू का मतलब है आप प्यार मोहब्बत नहीं, दूसरे को डांट फटकार के बोल रहे हो बेटा। अब स्लैंग हो, डांटना फटकारना हो, पेपर में वो चीजें अवॉइड होता है, इसलिए ये पूछा नहीं गया पेपर में आज तक। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि स्लैंग वगैरह में आप इस तरीके से इसे यूज करते हैं। ठीक है बाबू, कॉपी करो, फिर अब क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस करेंगे बेटा।
फिर प्रैक्टिस करेंगे तो बल्ले बल्ले, तो मजा आएगा भैया। ओए रे मेरे प्रभु। Abhishek, hi sir, I am in armed forces. Due to it, I can't join live classes. Could you please put all comprehension classes in VOD? Okay, sir. In 2 to 3 days, I'm going to get it done. All set. So let's start our next concept. Not next concept. बस भैया इतना ही था क्वेश्चन टैग आपका। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। प्रैक्टिस के लिए अपना क्वेश्चन टैग करते हैं सर ओपन। इधर उधर पड़ा होगा, घूम रहा होगा, अभी पकड़ते हैं उसकी गुद्दी और मजा आएगा आपको क्वेश्चन टैग करते वक्त। अरे नहीं, एक चीज और सिखाता हूं बेटा। लेट का क्वेश्चन टैग रह गया एक छोटा सा। क्वेश्चन टैग है ही नहीं क्या? है 24 वाला नहीं, पीडीएफ भेजनी पड़ेगी। चलो जी, पीडीएफ भेजता हूं और एक बार थोड़ा सा आप वापसी आ जाओ। एक लेट का केस और करा देता हूं बेटा आपको मैं। आओ देखो जी, एक लेट का देखना और एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेट, ये भी इसी से रिलेटेड है बेटा। केस नंबर हालांकि 5 भी बोल सकते, चलो कॉन्सेप्ट लिख लिया तो कॉन्सेप्ट देखना। यहां पर आता है कि अगर आप ये कहें यूज ऑफ लेट, कि भाई लेट का मतलब क्या होता है बेटा? अलाउ करना। मैंने बताया था ना, हालांकि लेट का मतलब क्या होता है? अलाउ करना। तो ये अलाउ का ही सब्स्टिट्यूट होता है। अगर मैं ये बोल रहा हूं लेट के बाद, एक केस, अगर लेट के बाद आपको नजर आ जाए लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट कोई नेम, इस तरीके से नजर आ जाए आपका, तो उस केस में आप क्या करोगे बेटा? इसका क्वेश्चन टैग वही होगा जो अब तक था, वांट यू या विल यू। क्वेश्चन टैग तो वही रहेगा, वांट यू या विल यू। क्वेश्चन टैग इसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। चाय चाय पियोगे आप? नहीं। देखो सर, यहां पर मैंने बोल दिया लेट हिम प्ले, और लेट पॉजिटिव वर्ब है इसलिए बेटा प्ले आएगा, टू प्ले मत करना। लेट हिम प्ले, खेलने दो उसको। तो आप क्या करोगे? वांट यू, या नहीं दे खेलने देगा तो, या विल यू। दोनों ऑप्शन में है, पहली प्रायोरिटी हम वांट यू को देके चलते हैं बेटा। ठीक है, ये तो वही। हाँ, अगर नॉर्मल लेट यूज हो जाए ना, फिर तो वही चीज है। नॉर्मल सेंटेंस बन जाए तो बेटा, ये तो मैंने ये फॉर्मेट लिखा है। अगर नॉर्मल सेंटेंस बन जाए, जैसे ही विल लेट हर प्ले, वो उस लड़की को खेलने देगा बेटा, तो ये फिर इसमें वॉन्ट ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मत सोचना ये वॉन्ट ही क्यों आ गया सर, आप तो वॉन्ट यू कह रहे बेटा, वो तब है जब इंपेरेटिव सेंटेंस हो वो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सीधा लेट स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, ये चीज है। डन है। अगर मैं ऐसे बोल दू बेटा, ही डिड नॉट लेट देम गो देयर, उसने उन्हें वहां नहीं जाने दिया था,
तो बेटा ये नॉर्मल टेंस हो गया, डिड ही। इसमें मत कर देना सर इसमें क्यों, ये तो नॉर्मल टेंस है जैसा आपने सीखा है, ये तो नॉर्मल टेंस है जैसा आपने सीखा है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं भैया। तो ये चीज आ गया। बी, तो लेट के बाद कोई भी होगा तो उसका वॉन्ट यू या विल यू ही चुनो, अगर लेट से शुरुआत है तो। लेकिन अगर मेरे भाई बी पार्ट देखना, बी पार्ट, अगर हम ऐसा करें, अगर हम इसको ऐसा करके चल ले पुत्र कि लेट जो है हम उसको तो यूज कर रहे हैं, लेट तो है हम जो उसको यूज कर ही रहे हैं, अगर उसके बाद मैं अस बोल दूं, अस का मतलब क्या होता है, हम सब, इसमें यू भी इंक्लूड है बेटा, मैं भी, आप भी, सब, हम इसमें सब इंक्लूड है, तो इसमें यू भी इंक्लूड है, यू भी इंक्लूड है। इसलिए क्या होता है बेटा, जब लेट के बाद अस आता है तो लेट अपना मीनिंग बदलता है। यहां तो लेट का मतलब था अलाउ करना, आने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो, खेलने दो, ठीक है, लेट हिम गो देयर, उसको वहां जाने दो, लेट हिम प्ले, उसको खेलने दो, लेट अस, आओ, आओ, तो लेटेस का मतलब क्या है, यू भी शामिल। तो इसमें कौन कौन है, आई जमा यू जमा दूसरे, सब, इस अस में सब शामिल है बेटा, इसमें सब शामिल है। तो ये इसलिए ये सजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, लेट अस प्ले, आओ खेले, तो ये जो मीनिंग होता है ना बेटा, लेट अस प्ले, आओ खेले, आओ खेले। तो इसलिए लेट के बाद जब अस आता है, ये चीज मैंने नरेशन में भी आपको बताई थी, तो ये बेटा किस चीज को करता है, आई ने क्या दिया, सजेस्ट किया, आई ने सजेस्ट किया, आई ने सजेस्ट किया, तो आई दूसरों को क्या कर रहा है बेटा, सजेस्ट कर रहा है, आओ खेले, ठीक है ना, लेट अस प्ले, आओ ना खेलते हैं यार, लेट अस गो देयर। तो उस केस में फिर क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, विल यू, क्या खेलने देगा तू, अरे नहीं बेटा, विल यू, वॉन्ट यू, क्या नहीं खेलोगे तुम, अरे तुम की बात नहीं, सब की बात है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग बेटा आता है शेल वी, खेले क्या यार बताना है वो भाई, क्योंकि शेल और शेल वी और लेट्स दोनों भाई भाई, शेल वी गो देयर नाउ, लेट्स गो देयर, शेल वी गो देयर नाउ, चले क्या, चले क्या, लेट्स गो देयर, आज चलते। तो दोनों से आप ऐसे कंफर्मेशन लेते हो, विल भी नहीं बेटा, विल और शेल में शेल पोलाइट भी दिखाता है, तो विल भी मत लगा। गुरुजी अगर शेंट भी कर दू नेगेटिव, तो नेगेटिव में पता है क्या हो जाएगा, अरे पागल नेगेटिव में फिर मना कर रहा है तू, शेंट भी क्या ना चले, चल खेलते हैं, शांटवी शेंटवी, क्या ना खेले, क्या ना खेले, क्या ना खेले का मतलब नहीं खेलना चाहता, और पहले बोल रहा लेट्स प्ले, इसलिए बेटा इसका क्वेश्चन टैग फिक्स है, लेट अस प्ले, शेल वी, ये आएगा, लेट अस प्ले, आओ खेले, शेंट वी, क्या ना खेले, क्या है, अरे क्या ना खेले तो खेलना नहीं चाहता, गलत, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग शेंट वी होता है, कर लो बेटा। हो गया ना भैया, आया ना मजा, करो यहां तक कॉपी, फिर अब करते हैं क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस। ठीक है शिवम, अरे राजू भाई कॉफी बनवा दे। हाँ अभी मैंने फावड़ा लिया है, फावड़े से अपने होठ खोले, इतनी चीनी है इसमें, साला हम डाइट कर करके मर गए, होठ चिपक गए थे मेरे, अभी बच्चे कह रहे थे आवाज नहीं आ रही, अभी खोद खोद के निकाला, है प्रभु। भाई कौन
आ जाओ बेटा, आ जाओ, सॉरी सॉरी, आगे देखिए जी। अब देखते हैं सर, इसकी प्रैक्टिस खत्म कर लेते हैं बेटा। मैंने भेज दिया ये चीजें। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन टैग हो गया जी हमारा डाउनलोड। अब देखो, ये इजी है तो इसमें ऐसा कुछ चमत्कारी बात नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है बेटा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसी में मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक होता है जो फिलअप में भी पूछा जाता है और एरर्स में भी पूछा जाता है। तो सारी चीजें मैंने आपको अभी लिखवा देते हैं। अब देखते हैं किसमें है कितना दम। तारा रंपम। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1, द कैशियर टुक द चेक। अब देखो, कैशियर टुक द चेक, टुक क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, डिडंट, क्योंकि वो पॉजिटिव है। डिडंट आएगा, कैशियर सिंगुलर है बेटा। अब ये कैशियर लड़का भी हो सकता है तो ही, लड़की भी हो सकती है तो शी, कॉमन जेंडर हो गया ना बेटा। तो ही को पहली प्रायोरिटी और शी को दूसरी प्रायोरिटी, होने को इट भी हो सकता था बेटा, ये ध्यान रखिएगा। इट हार्डली वर्क्स, हार्डली क्या होता है बेटा, नेगेटिव एडवर्ब, याद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा। तो डजंट या डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट इट का इट ही रहता है, ये बताया था बेटा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, डज इट। इसका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, डज इट। एडवर्ब की शीट अपलोड नहीं हुई है, अरे सॉरी बेटा, अभी मैं दोनों करवाता हूं आपकी। आई एम सेड, बेटा आई एम सेड, तो आरंट आई, याद आया ना, क्योंकि एमेंट तो होता ही नहीं ना, एमेंट होता है ना एंट होता है बेटा। तो आरंट आई बनेगा। पाजी जो ये एम है और ये सैड, कई बार बच्चा पता है क्या कहता है, मैं नहीं डांट रहा था उस दिन, सर सैड तो नेगेटिव बात होगी ना, उधर पॉजिटिव ले लो सर, एम आई, पिटाई हो जाएगी। बेटा नेगेटिव को तो या तो नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव सब्जेक्ट, या आपको नोट जो एडवर्ब होता है नेगेटिव बेसिकली, वो साबित करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ये चीजें नहीं। चल मेरे बच्चे, चिल्ड्रन ईट स्वीट्स, ईट वर्ब की क्या हुई, फर्स्ट फॉर्म। तो भैया फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो सर डोंट आना चाहिए, आरंट नहीं। हाँ, डोंट दे बिल्कुल सही है। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। अगर लेट्स गो हमने बोल दिया तो इसका मतलब पक्का जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, अभी अभी समझाया मेरे दोस्त, शेल भी बनेगा। अगला देखना सर, फिर से लेट अस कंसीडर कह रहा है, लेट अस है तो शुड भी नहीं, क्या बनेगा मेरे दोस्त, शेल भी बनेगा। नेक्स्ट बात, आई हैव माई ओन हाउस। बेटा देखो, यहां पर आपके पास दो चॉइसेस हो जाती हैं लड्डू। दोनों चॉइसेस के लिए एक काम करो मेरे बच्चे, कॉपी पेन एक बार फिर से तैयार करोगे, तैयार करोगे कॉपी पेन। चलो भैया हथियार उठाएं, कॉन्सेप्ट लिखें। बेटा ये कॉन्सेप्ट ये होता है मेरे बच्चे, जो ये हैव है, हाँ जो ये हैव है, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो रही है पोजेशन वगैरह दिखाने के लिए, तो यहां पर आपकी दो चॉइसेस आ जाती हैं, दो चॉइसेस आ जाती हैं। मैं यहीं पे लिखवा देता हूं, जैसे मैंने बोल दिया भैया, दे हैव अ न्यू कार। ऐसी कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल ही लिखना है, वैसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि ये बात एग्जाम्पल से ही समझाई जा सकती है बेटा। दे हैव अ न्यू कार, अगर आप इसे तरीके से देखेंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, और आप इसे गहन अध्ययन करेंगे तो बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे के साथ आता है डोंट, मतलब डू आएगा, डू का क्या हो जाएगा, डोंट दे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई डू। डू का क्या हो गया, डोंट, डोंट। तो हमने क्या बोला, दे हैव अ न्यू कार, डोंट दे, दे हैव अ न्यू कार, डोंट दे। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन कैसे पता, ये अलग ही सस्ते नशे कर रहा है, वो सिंपल नहीं नजर आ रही बेटा क्वेश्चन, कि इसको आपने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, कोमा लगाया तो क्वेश्चन टैग ही आएगा, ये बढ़िया था बेटा। चलो, तो हमारे पास ये, लेकिन मेरे बच्चे कई बार एग्जाम में ये नहीं देता, एग्जाम में दे देता है हैवेंट दे, क्या उनके पास नहीं है, दे हैव अ न्यू कार, हैवेंट दे, क्या उनके पास नहीं, क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब है बेटा यहाँ पर, और ये मेन वर्ब मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है। तो कई बार छुटकू क्या करेगा, ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है, तो कई बार क्या करेगा, इसको ऐसे भी दे देगा, ऐसे भी, अगर दोनों दे तो बेटा पहली प्रायोरिटी इसको और दूसरी इसको, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में ही जो है कंफर्मेशन मिल रही है। दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई गाड़ी है, डोंट दे, ठीक क्या नहीं है, और हैवेंट दे, क्या उनके पास नहीं है, तो दोनों दे, ठीक है। दूसरी बात, ये इसमें ऐसा होगा जब भी है, लेकिन बेटा अगर ये मेन वर्ब हुई, अगर ये मेन वर्ब हुई, जैसे मैंने बोल दिया बेटा, दे हैव पेंटेड द वॉल,
उन्होंने वो दीवार पेंट कर दी है, दे हैव पेंटेड द वॉल। तो बाबू ये बन गया पेंटेड द वॉल, हैव बन गया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है तो इधर एक ही ऑप्शन है बेटा, आप हैवेंट दे ही कर सकते हो, आप इधर हैवेंट दे ही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप चाहें सर यहाँ पर डोंट दे कर दे क्या, अरे बेटा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस था, उसमें क्या था, इसमें मत कर देना, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अगर इजम आर एक लिंकिंग वर्ब की तरह यूज होती है, सिंपल आपको पता है, तो उनके बाद एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे बेटा दे आर इंटेलिजेंट, तो इस केस में कुछ नहीं करना, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मत मानना, इस केस में बेटा इन्हें ही हम वर्ब की तरह ट्रीट कर लेते हैं और इन्हें ही हेल्पिंग वर्ब की तरह, आरंट दे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, दे आर इंटेलिजेंट, आरंट दे, आप इसको ऐसे यूज करते हैं। तीसरा हमने बोल दिया, जैसे ही इज रिच, वो अमीर है, इजंट ही, तो वो सेम है बेटा इस केस में, ठीक है। वो इस केस को आपको यहां पर जान करो बेटा। इंप्रूवमेंट वगैरह में आया तो बेटा जो उस केस में वो उस सही, देखो होता क्या ना, जैसे एक बच्चा पूछ रहा है, अगर ऐसे आ जाए इंप्रूवमेंट में दे दे सर, इसको दे दे इंप्रूवमेंट में, इसको दे दे इंप्रूवमेंट, ऐसा नहीं देगा बेटा, सही क्वेश्चन पेपर में नहीं देगा, ना ही इंप्रूवमेंट में ऐसे बनाएगा, वो चीजें नहीं। क्योंकि आजकल पता है ना, छोटी छोटी गलतियां भी अगर एग्जामिनर करता है तो बच्चे बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। तो अब वो चीजें, अब वो बेवकूफियां नहीं हो रही है पेपर, कई साल पहले हुआ करती थी। अब सही आंसर नहीं होगा बेटा, एक देगा तो एक ही आंसर होगा, दो तीन नहीं। करो मेरे दोस्त कॉपी, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते आ जाओ। देखो मेरे दोस्त, अब अगर हम ये देखते हैं बेटा, ये वही हो गया, आई हैव माई ओन हाउस, तो इसके आप दो इंप्रूवमेंट बना सकते हैं, तो हमने यहां पर सपोज लिख दिया डोंट आई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हैप्पीनेस इज द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड, अगर आप देख रहे हैं इज, तो हैप्पीनेस के लिए क्या यूज होगा बेटा, इट, हैप्पीनेस तो अनकाउंटेबल ना होने, इट होगा, तो क्या बन जाएगा, इजंट इट, क्या बन जाएगा, इजंट इट। नेक्स्ट देखिए, ही रेयरली डज एनी वर्क, रेयरली क्या हुआ बेटा, नेगेटिव हुआ, डज क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डज यहां मेन वर्ब है बेटा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो यहां पर क्या होगा, आता भी इसके साथ डज है, डज हेल्पिंग वर्ब बनी, डजंट ही, सॉरी डज ही, सर डजंट ही क्यों नहीं, नेगेटिव, ये तो भूल ही गए ना, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक। ही इज कावर्ड इजंट ही, यानी कि सर नेगेटिव बात है, वो बेवकूफियां मत करना बेटा। इंडिया एक्सपेक्टेड अ गुड न्यूज, एक्सपेक्टेड क्या हुआ बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो डिड इट, तो डिडंट इट। अब एक बात याद रखना बेटा, डिडंट इट और भारत माता डिडंट शी भी हो सकता है, दोनों सही, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा बेटा, दोनों सही, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन की माने तो हम इंडिया के लिए शी भी लगा सकते हैं और इट भी लगा सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, ही इज इम्पोस्टर इजंट ही। 13, द पुलिस कॉट, मैंने कहा था ना पुलिस प्लूरल नाउन है बेटा, कॉट मतलब सेकंड फॉर्म, कॉट द स्मगलर, तो आप क्या करोगे, डिडंट दे, क्या बताया था बेटा पुलिस के लिए, दे, तो आप क्या करोगे, डिडंट दे। लिखा है ही हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट हिम, बेटा हार्डली का मतलब पॉजिटिव नहीं, क्या होता है, नेगेटिव, तो ना के बराबर, मतलब हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट देम, तो खासा उसको पता नहीं है, नेगेटिव, नोज बेटा सिंगुलर वर्ब, तो डज ही, डज ही। सेम हैज नॉट ब्रोकन, बेटा हैज नॉट ब्रोकन है, तो हैज और सेम के लिए क्या आ जाएगा, ही, तो हैज ही, कहा है, ये लिखा ही नहीं, हैज ही, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा पेपर। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हैव लिटिल चॉइस, बेटा लिटिल ना के बराबर होता है, लिटिल ना के बराबर होता है, तो ये नेगेटिव हुआ, याद आया, लिखवाया था, लिटिल चॉइस। तो अगर ऐसा है तो बेटा यहाँ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डू आएगा स्टूडेंट्स के साथ, डू दे, डू दे, डोंट दे नहीं बेटा, डू दे, है ना। नेक्स्ट मेरे भाई, यू शुड नॉट स्मोक, शुड यू, ये तो सिंपल हो गया, यू शुड नॉट स्मोक, शुड यू। नेक्स्ट,
ही वॉन्ट डेयर टू ब्रेक हिज प्रॉमिस। वॉन्ट डेयर, बेटा डेयर ये मेन वर्ब है, ये मॉडल नहीं है, मॉडल तो विल है, तो विल ही। तो अगर उसने देखो जानबूझ के डेयर दे दिया ताकि बच्चा सोचे डेयर का डेयर होगा, जबकि वहां हो ही नहीं सकता क्योंकि मेन वर्ब है डेयर, विल वहां पर मॉडल है। नेक्स्ट, द कमेटी हैव बीन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। हैव बीन डिवाइडेड, डिवाइड कर दी गई है, कर दी गई है, तो बेटा हैव बीन डिवाइडेड कर दी गई है, तो यहां कमेटी मुझे दे लेना पड़ेगा, तो हैवेंट दे, हैवेंट दे। और अगर चाहें तो आप बीन तक मेन वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब लेके जा सकते हैं। हैवन दे बीन, पैसिव वॉइस है ना, तो ये मेन वर्ब हुई, तो बीन तक भी लेके जा सकते हो आप पेपर में। हैवन दे या हैवन दे बीन, दोनों नहीं देगा बेटा। पैसिव वॉइस है उत्तर, तो हेल्पिंग वर्ब बीन तक जा सकती है ना, बताया था ना। हैवन दे बीन। नेक्स्ट, नोबडी सॉ हिम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन पटाखदार क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। तो मैंने बोला आई सो अपने आप में क्या हुआ बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बट नोबडी क्या हुआ बेटा, नेगेटिव, तो यहां आएगा डिड दे, यहां क्या आ जाएगा, डिड दे, ठीक है। चल, ये समझ आया ना, नोबडी का भाई प्लूरल लेंगे हम और इसको ऐसे करेंगे। चीनी बहुत ज्यादा डाल दी इसमें, ठीक है। नोबडी वाला समझ आया मेरे भाई, डिड दे क्यों हुआ, डिडंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो नेगेटिव है। और दे क्यों हुआ सर नोबडी का, नोबडी ज्यादा की बात करता है ना बेटा, कोई नहीं, तो यहां ही शी वगैरह मत लगा देना, ये अच्छा क्वेश्चन। 21, दे स्टैंड, दे स्टैंड टू गेन एन एडवांटेज। स्टैंड क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डोंट दे क्या आएगा बेटा, डोंट, मेरे को आलस आ रहा है मैं बोल रहा हूं, डोंट दे, ठीक है। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ सोल्जर, तो वॉजंट ही, मैं बोल के छोड़ रहा हूं बेटा बस सिर्फ, वॉजंट ही, वन कैन नॉट हेल्प हिम। बेटा याद रखना, वन जो ये होता है, ये अपने आप में, ये अपने आप में एक प्रोनाउन होता है जिसमें वन का वन ही रहता है। एक काम करता हूं, इसको लिखाई देता हूं, अच्छी चीज है। चलो बेटा फिर से कॉपी पेन तैयार करो और एक और कॉन्सेप्ट लिखो। अपने बच्चों को मैं सिखाऊंगा यूज ऑफ वन। कॉन्सेप्ट लिखो, यूज ऑफ वन। सर वन क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट, अगर मैं भाई साहब की बात करूं, पहला पॉइंट, तो ये जो वन होता है बेटा, ये प्रोनाउन होता है और ये बात करता है सभी की, सभी पर लागू होने वाली बात, सभी पर लागू होने वाली बात, ठीक है बेटा। तो उस केस में वन का वन ही रहता है, ही, शी, इट, दे, कुछ भी नहीं बनता, वन का वन ही रहता है। इसीलिए हमने बोला जैसे वन शुड रेस्पेक्ट, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको। वन मतलब कौन, हरेक को अपने बड़ों का आदर सम्मान, हरेक मतलब बेटा वो सभी पर लागू होने वाली बात है। सो हम ये लिखते हैं वन शुड रेस्पेक्ट वन एल्डर्स, तो ये वन सभी पर लागू होने वाली बात है, तो देखो इसके लिए वंस आया है। अगर यहां आपने हिज भी लगा दिया ना, या हर लगा दिया, या देयर लगा दिया, सब गलत है बेटा। तो वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, तो इसका भी क्वेश्चन टैग भी जो बनेगा ना बेटा, वो शुड का क्या हुआ, शुडंट, और वन का क्या हुआ, वन, शुडंट वन, तो क्या बनेगा भैया, शुडंट वन। तो वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, शुडंट वन, ऐसे बने। दूसरी चीज भाई, अगर वन के बाद कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, भाई ऑब्वियसली बात है सिंगुलर नाउन ही आएगा, तो बेटा इस केस में आप समझ जाना, अब ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो चुका है बेटा। एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं आता,
नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, इसके बाद जो है इसके अकॉर्डिंग, इस नाउन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, इस नाउन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा। कैसे गुरुजी? एग्जांपल बताओ। देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं वन बॉय, ठीक है, हाँ, वन बॉय वॉज रेडी टू हेल्प यू, एक लड़का तुम्हारी मदद के लिए तैयार था, एक लड़का तैयार था, तो कौन? लड़का, एक लड़का तैयार था, तो लड़का, तो बेटा यहां पर क्या आएगा? ही, तो वॉजंट ही। वन गर्ल वॉजंट शी। अगर मैं कह देता वन स्टूडेंट, तो वो शी भी हो सकता है, ही भी, तो ही और शी दोनों, ऐसे आएगा। तो एक लड़का, यहां वन क्या मीनिंग देता है? हर एक, हर एक, जैसे एवरी या ईच देता है ना बेटा, हर एक को अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, हर एक, हर एक को सब पर लागू होने वाली बात। यहां एक लड़का, एक गिनती वाला 1 2 3 है, तो ये फर्क होता है। दूसरा उत्तर जी, केस नंबर थर्ड देखते हैं। केस नंबर थर्ड में आता है बेटा वन ऑफ। वन ऑफ के बाद ऑब्वियसली बात है, आप यहां प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे, आप यहां पर प्लूरल नाउन लिखेंगे बेटा या प्रोनाउन लिखेंगे, प्लस आगे कुछ भी है, तो वो वन ऑफ आएगा। लेकिन जब वन ऑफ है तो आप कंफर्म क्या करोगे? सभी से करोगे, कंफर्म तो सभी से करना पड़ेगा, तो वन ऑफ के बाद जो ये है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो इधर आएगा कंफर्म सभी से करेंगे, कंफर्म सभी से करेंगे या पूरे ग्रुप से करेंगे, कंफर्म सभी से करेंगे या पूरे ग्रुप से करेंगे। तो कंफर्म पूरे ग्रुप से करोगे, सभी से करोगे तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा तो यहां दे सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर वन ऑफ यूज हो रहा है तो बेटा। कैसे सर? समझाओ, समझ नहीं आ रहा। जैसे देखो बेटा, मैंने आपको एक सेंटेंस ये बोल दिया, वन ऑफ, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज विल गो देयर। लड़कों में से एक लड़का वहां जाएगा, लड़कों में से एक, तो मैं सीधा बोल दूं जाएगा तू? अरे तू क्या सर, सबसे कंफर्म करो ना, लड़कों में से एक को फाइन देना होगा, क्या तैयार हो तुम लोग? यही तो बोलेंगे ना बेटा, इसलिए यहां पर वॉन्ट दे हो जाएगा, वॉन्ट दे। आप पूरा लिखिएगा उसको, साइड में अलग अलग मत लिख देना, मेरे पास तो जगह नहीं। वॉन्ट दे, वॉन्ट ही मत कर देना। तो कंफर्म तो बेटा पूरे ग्रुप से कंफर्म करूंगा, तो यहां इसके लिए सब्जेक्ट है, कॉपी कर। ये 3 कंडीशन हो सकती है और मैंने तीनों ही कंडीशन आपको बता दी।
ऑल सेट। आइए मेरे भाई, अब देखो, अब आप इसको समझ पाओगे बेटा। वन कांट हेल्प हिम, मतलब कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा, तो ये ज्यादा पर लागू हो रहा है। वन ही सब्जेक्ट है तो कैन वन, सही है। नेक्स्ट, देयर इज मच इंप्रूवमेंट इजंट देयर। देयर का मैंने क्या कहा था बेटा, कि देयर का सब्जेक्ट देयर ही रहेगा। सर आपने ये हमें कहा था। नोबडी नेगेटिव होता है बेटा, पहली बात। न्यू पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड तो आएगा, डिडंट मत करना, डिड। और नोबडी के लिए बेटा ही नहीं, दे, डिड दे। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो एक है, तो इजंट इट। शी प्रिपेयर्ड, बेटा प्रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म है, तो डिडंट शी, क्या आ जाएगा, डिडंट शी। देयर आर 5 गर्ल्स इन द क्लास, तो देयर का देयर ही रहेगा बेटा, आरंट देयर, कहा था ना मैंने, तो इसका बनेगा आरंट देयर। देयर का देयर रहेगा। हुआ काम आसान, हुआ काम आसान। 28 देखते हैं भैया, कहता है देयर आर 5, ये तो हो गया 29। द जूरी वॉज है, तो बेटा ये सिंगुलर ही है, तो वॉजंट इट, वॉजंट इट। आई एम नॉट गोइंग, एम आई आर आई मत कर देना, नॉट आरंट होता है बेटा, वो आर आई नहीं होता। नीदर ऑफ देम, देखो बेटा, नीदर ऑफ देम इज गोइंग देयर। मैंने कहा था नीदर, एक पहली बात तो बेटा ये नीदर नेगेटिव होता है। दूसरा नीदर बात करता है बेटा ग्रुप में से, ग्रुप में से मतलब दो का ग्रुप होगा, दो में से कोई भी नहीं, तो कंफर्म तो दोनों से करोगे, मतलब दे आएगा। नीदर के लिए भी सिखाया था, नहीं सिखाया था, दे आएगा। तो बेटा सब्जेक्ट तो आएगा दे, और ये क्या है, इज, तो इज या आर, आर या आरंट, आर दे। आरंट क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा वो नीदर नेगेटिव है, तो उसमें आरंट नहीं आर दे करोगे, आरंट नहीं आर दे करोगे, है ना। आगे देखते हैं। मुखर्जी वर्क्स, ये मतलब नाम है, इंसान है, वर्क्स हार्ड, डजंट ही, क्या बन जाएगा बेटा, डजंट ही। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देखो, एक काम करो, थोड़े क्वेश्चंस आप कर लो, फिर रोकते हैं इसकी प्रैक्टिस। 40 तक कर लेते हैं, बहुत है। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 तक कर लो, बहुत है। फिर आप आराम से घर पे कर लीजिएगा। 40 तक पहले आपके लिए 2 मिनट, 3 मिनट का समय।
ठीक है भैया, आओ देखो, शी इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, इजंट शी। वी हैड नॉट गॉट, हैड वी, ही इज अ वेरी वाइस मैन, इजंट ही। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी। जर्मनी अगर मैं देखू एनेक्स्ट, तो सेकंड फॉर्म डिडंट इट, डिडंट इट, जर्मनी है भाई, इट बोलूंगा। यू प्ले द गिटार, ठीक है, डू यू, डोंट यू, डोंट यू। आई कैन डू इट फॉर यू, कांट आई, कांट आई। शुडंट वन, शुडंट वन, वन के लिए वन ही रहेगा बेटा, शुडंट वन, वन शुड बी वेरी अलर्ट वाइल ड्राइविंग ऑन अ हाईवे एट नाइट, तो क्या हो जाएगा, शुडंट वन। उसने क्या लिखा है, शुडंट वी, शुडंट वी नहीं बेटा, शुडंट वन, ठीक है। आगे, अब बेटा ये आराम से आप होमवर्क कीजिएगा, और क्वेश्चन टैग आसान है। अगर आप अपना होमवर्क स्किप भी करना चाहते हैं, आप होमवर्क नहीं करना चाहते, भाड़ में गया, आपको जरूरत भी नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है मेरे बच्चे, तो आप इसको होमवर्क को जो है वो स्किप कर सकते हैं बखूबी, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप स्किप कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन मेरे भाई, अब देखो आगे की एक और बात जो आपको मुझे बतानी है, वो बात ये कि सर अब अगला टॉपिक क्या हो, अब अगला टॉपिक क्या हो, ये तो हमारा क्वेश्चन टैग खत्म हो गया बेटा। अब अगला टॉपिक एक जानदार और एक शानदार टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है मैं आपको बता देता हूं। अब अपनी हेडिंग जो है डाल लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अपनी हेडिंग डाल लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अपनी आप लोग हेडिंग डाल देंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अपनी हेडिंग आप बना लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन टैग के बेटा, वो क्वेश्चन टैग में इंक्लूड कर दिए, इसके अलग से सेपरेट प्रीवियस ईयर मैंने नहीं बनाए। उसका एक कारण था मेरे बच्चे, कि क्वेश्चन टैग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो ये होता है साल में, 2 साल में एक क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे प्रीवियस ईयर में से 4-5 साल के भी मैंने क्वेश्चन देखे, तो 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे बस, तो मैंने उन्हीं में मिक्स कर रखा है उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है उसका अलग। इसलिए क्वेश्चन टैग के अलग क्वेश्चन डाले ही नहीं मैंने, इसी में मिक्स कर दिया, 4 क्वेश्चन को ऊपर क्या लिखे, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ध्यान से आप सारे स्टूडेंट्स मेरी बात को सुन लीजिएगा। ये अपने आप में कोई भी टॉपिक है ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप में कोई भी टॉपिक है ही नहीं, ये सिर्फ पूरी की पूरी इंग्लिश का निचोड़ है। इस बात को लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ जाएंगे ना आप। इसीलिए इसीलिए इस टॉपिक को मैं कोशिश करता हूं कि लास्ट में ही करवाया जाए, जब बच्चा ज्यादातर, ठीक है, चीजों को पढ़ चुका। तो ये टॉपिक नाउन से भी रिलेट करता है, प्रोनाउन से भी रिलेट करता है, डेटरमिनर से भी रिलेट करता है, एडजेक्टिव से भी रिलेट करता है, टेंस से भी रिलेट करता है, वॉइस से भी रिलेट करता है, नरेशन से भी रिलेट करता है, कंजंक्शन से भी रिलेट करता है। मतलब इस बंदे ने कुछ नहीं छोड़ा हुआ। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप में कंप्लीट इंग्लिश है। आपने बोला, क्या बोला, इसको सिंटेक्स भी बोलते हैं बेटा, सिंटेक्स। ये टॉपिक कंप्लीट इंग्लिश की नॉलेज, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज। भाई इस बात को मैं लिखवाता हूं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं एकदम महान हस्तियां, उनको बार बार बोलो उनकी दिमाग में बात जाती ही नहीं। अब इसको मैं जरा एक बार समझा, कॉपी करना साथ साथ। अब इसको मैं एक बार आपको समझाता हूं। तो सर इसमें फिर क्या पढ़ते, क्या इस टॉपिक का क्या ज्ञान, जैसे आप एडवर्ब में एडवर्ब पढ़ते हो बेटा, कंजंक्शन में कंजंक्शन पढ़ते हो, नाउन में नाउन पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप टेक्निकली पढ़ते क्या है बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, कि भाई वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से है। इसीलिए
अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जिनका अभी नाउन रहता है बेटा, प्रोनाउन रहता है, आर्टिकल रहता है, आपका एडजेक्टिव रहता है, तो अगर ये टॉपिक आपके बचे हैं तो वो टॉपिक भी इससे रिलेट होंगे। तो गुरुजी हम क्या करें? आपको क्या करना है, अभी मैं टॉपिक करा रहा हूं, इनको हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, ठीक है? ध्यान से करवाना, सीखेंगे, जानेंगे, और मैं आपको ये चीज दिखाता हूं बेटा। अभी डाउनलोड नहीं हुआ क्या? वो तो गया था यार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, हो गया। ये देखो बेटा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसमें मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले, ये रहे देखो, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके डाले हैं। तो हम इन सबको करेंगे, हम सारे इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, और ये क्वेश्चंस आपको इनके अलग अलग टॉपिक्स में भी नजर आए होंगे, सारे प्रीवियस ईयर भी करेंगे हम, और क्लास प्रैक्टिस भी करेंगे इस टॉपिक की। देखो, और ये टॉपिक ऐसा है मेरे बच्चे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये टॉपिक नहीं आता। क्यों? अरे भाई, इंग्लिश में तो इंग्लिश आएगी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आएगा। सो ये याद रखिएगा। सो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डेटर्मिनर्स, आर्टिकल्स। आप में से कुछ बच्चे ऐसे जिनके 5 टॉपिक अभी बचे होंगे बेटा, या 4 बचे होंगे, जो भी टॉपिक आप में से बचे होंगे, तो वो भी इस पर इफेक्ट डालते हैं। ऐसा नहीं कि उनका इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन सुनते चलिएगा, ठीक है, समझते चलिएगा, ये है। इसलिए ये चीजें लिखवानी पड़ती है बेटा। सही बच्चा कह रहे इसको लिखवानी पड़ी बेटा। अपने पास सन की बच्चा भी है, देखो ना, एक ये सन की कौन सी बच्ची है, अभी पता है क्या लिख रही है? आर्टिकल नहीं करा है। अरे गधे बच्चे, अभी मैंने बोला जब आर्टिकल रहता है। ऐसे महान बच्चे हैं बेटा। मैंने तो भैया, मैंने बोला मेरी खोपड़ी फट जाएगी, साला एक ही इलाज है, हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिख दो, ये टॉपिक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है। क्या आपका पूरा सिलेबस हुआ है? तभी आप इस टॉपिक को 100% स्कोर पे कर पाओगे। लेकिन अभी क्या है मेरे बच्चे कि आपका 10 से तो चीजें चली चली है भाई, सबकी इक्वल, तो वो चीजों को आप समझ भी पाओगे। फिर क्या करोगे, जब पूरा सिलेबस आ जाएगा, जब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा सब बच्चों का, पूरे सिलेबस के बाद आप इसके असाइनमेंट को दोबारा करना। पूरा कंप्लीट जब सिलेबस हो जाएगा बेटा, तो इसके इस असाइनमेंट को दोबारा कीजिएगा मेरे बच्चे। याद रखिएगा, अभी मैं करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस, फिर आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, और पूरा सिलेबस होने के बाद भी, प्रभु एक बार हाथ जोड़ रहा हूं, पैर धो के पी रहा हूं, प्लीज एक बार सुन लेना, पूरा सिलेबस होने के बाद, कंप्लीट सिलेबस होने के बाद इस टॉपिक को दोबारा करिएगा। समझ में आई? ये ध्यान रखिएगा, समझ में आई ये चीज? तो क्या गुरुजी, जब आप अभी पढ़ाओगे तो समझ नहीं आएगा? अब भी समझ आएगा बेटा। अब भी मैं सारी बातों को बताऊंगा, जो जो टॉपिक से रिलेट करती है ना, जिन जिन, वो सारी बातें अब भी बताऊंगा, पर उन टॉपिक के बाद भी इसे दोबारा करिएगा, ठीक है? वेरी गुड। तो वहां पर आपको ये चीजें मिलेंगी, डन है ना? वरना भाई मैं हो रखा हूं टोटल परेशान। हालांकि मुझे गुस्सा या चिड़चिड़ाहटपन आता नहीं है, लेकिन कई बच्चे हैं जिनमें इतनी ताकत है, अपनी कमेंट से भी दूसरे का बीपी बढ़ा सकते। ये वही है प्राणी, इनकी खोपड़ी में नहीं जाती भाई साहब, ये मस्त है, इनकी जिंदगी अलग है सर। इनको कुछ भी बोलो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट लिख देंगे, पता नहीं सुनता कम है या आईक्यू लेवल की ऐसी तैसी कर रखी है। इसलिए मैं छोटी आलिया भट्ट बोलता हूँ इनको, इनका आईक्यू लेवल से कोई लेना देना, इनका नहीं पता ये क्या कहते सर, ठीक है? चलो आओ बेटा, अब आप कॉपी करना स्टार्ट कीजिएगा। ये लाइन सिर्फ उन बच्चों के लिए, आप समझते हैं तो ये इनको लिख के चलिएगा, गाड़ गाड़ के हाथ पे गुदवा दूंगा मैं किसी दिन इसको। तो ये कंप्लीट। फिर एक बच्चे ने रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा, सर कई टीचर तो इसको पहला ही टॉपिक करा देते। बेटा वो महान हस्तियां हैं, उनको रूल कराने हैं, वो कोई भी पहला टॉपिक करा सकते हैं। रूल वाले बाबा को कुछ समझाना तो है नहीं, वो रूल कराने हैं, रूल चिपकाने, कोई भी चिपका दे, लेकिन आपको समझ के करना है। आइए चीजों को देखो बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जरा ध्यान से समझते हैं। हमारे पास जो ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, इसका मतलब वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। आप लिखो इसे, फटाक से लिखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ? वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ऐसे लिखना है आपने, सेम लिखना बेटा, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, उसको हम बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर,
कि भाई सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कैसे आएगी। तो हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, अब यहां पर देखो, हमें समझना होगा कि अपने आप में जो एक सेंटेंस है वो कैसे फ्रेम होता है और कैसे वर्ब बनती है। देखो, इंग्लिश अब सबको पता है बेटा, लैंग्वेज है अपने आप में, इंग्लिश लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज बेटा किससे बनी है, लेटर्स से जुड़ के बनी। भाई कितने लेटर्स होते हैं बेटा, 26। आप लेटर्स को जोड़ के क्या बनाते हैं मेरे बच्चे, वर्ड। आप लेटर्स को जोड़ के क्या बनाते हैं, वर्ड। तो ये वर्ड है। हाँ, आप क्या करते हैं बेटा, फिर वर्ड से बनती है फ्रेज, फ्रेज से बनती है क्लॉज, और क्लॉज के बाद एक टाइप आता है बेटा हमारा सेंटेंस। ये कहानी होती है मेरे बच्चे कि भाई शब्द, ये वर्ड जो होता है बेटा, ये होती है कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, लेटर्स की कलेक्शन होती है, ठीक है, विद मीनिंगफुल साउंड, विद मीनिंगफुल साउंड। मीनिंगफुल साउंड का मतलब क्या हुआ बेटा, उस वर्ड का कोई अर्थ होना चाहिए, अपने पास से थोड़ा ना कुछ बोल दो। फ्रेज क्या होती है बेटा, फ्रेज होती है मेरे बच्चे कलेक्शन ऑफ लेटर्स, और सॉरी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड एक फ्रेज है, योर बेस्ट फ्रेंड एक फ्रेज है, माई पेन एक फ्रेज है, जुड़ गई। तो ये चीजें हैं। अब फ्रेज भी कई टाइप की होती है बेटा, जैसे नाउन फ्रेज नाउन में पढ़ाएंगे, वो चीजें हैं। एडवर्ब फ्रेज बेटा मैंने एडवर्ब में पढ़ा दी, एडजेक्टिव फ्रेज बेटा एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा। इस तरीके से फ्रेजेस बनती है जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एडवर्ब फ्रेज क्या बनाई थी बेटा, ही केम यस्टरडे, यस्टरडे क्या हुआ बेटा, एडवर्ब। ही केम ऑन मंडे, तो आपने क्या देखा था यार, ऑन मंडे में गुरुजी ऑन हुआ प्रेपोजिशन, मंडे हुआ उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये किसका रिप्लाई बन रही है, एडवर्ब का। तो ये दो शब्द मिलकर क्या बने बेटा, एडवर्ब फ्रेज। मेरे बच्चे ये होती है फ्रेज, आप सब बच्चे जानते हैं जी गुरुजी। तो ये हुआ यहां पर, स्पीड में थोड़ी सी ज्यादा रख रहा हूं बेटा क्योंकि वो कॉमन बातें बता रहा हूं मेरे बच्चे जो मैंने आपको बता रखी है। ये होती है बेटा फ्रेज। सर क्लोज क्या होती है, क्लोज एक स्टेटमेंट होती है बेटा। ये कहां बताया मैंने, कंजंक्शन टॉपिक में। क्लोज क्या होती है बेटा, ऐसे लिख लेना, क्लोज क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है मेरे बच्चे। जिस स्टेटमेंट के पास, जिस स्टेटमेंट के पास अपना एक सब्जेक्ट होता है बेटा और अपनी एक वर्ब होती है, बाकी की बातें बातें हो या ना हो, उसको हम क्लॉज या एक स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा। इसको आप प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हो, प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है, ठीक है। वापस आओ, तो क्लॉज क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब जिसके साथ जुड़े हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्लॉज कह देते हैं। आपने बोला जी गुरु, जी गुरु जी। फिर क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क हुआ सर, ये तो सेंटेंस भी बन गया। मैंने बोला बिल्कुल बेटा, सेंटेंस भी अपने आप में एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट होती है बेटा, मीनिंगफुल स्टेटमेंट होती है, वेरी गुड। मीनिंगफुल स्टेटमेंट होती है जिसमें आप करेक्ट ग्रामर यूज करें, करेक्ट ग्रामर। मतलब ये नहीं अपने पास से कुछ भी बोल दिया, जैसे मैं मजाक में नहीं बोलता, आई वेंट मार्केट बाय फ्रूट केम बैक ईट फ्रूट स्लीप वेक अप प्ले क्रिकेट। मीनिंग तो इसमें भी है, मीनिंग तो इसमें भी है, लेकिन ग्रामर की धज्जियां उड़ गई। तो ये चीज आप में दिखाना बेटा, इन चीजों को हम बोलते हैं मेरे बच्चे अपने आप में सेंटेंस। तो सेंटेंस और क्लॉज में क्या फर्क है गुरुजी, ये भी तो ऐसे ही बनेगा, ये भी ऐसे ही बनेगा। चलो उसको जानते हैं बेटा। तो यहां तक आपके दिमाग में बैठा, अब उसको जानते हैं। एक काम करो, मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, आप यहां तक फटाक से कॉपी करो, फिर मैं चेंज करके आपको फटाक से बताता हूं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम इस तरीके से देखते हुए चलते हैं। हुआ भाई जी कॉपी, पक्का। तो ये चीजें पहले बताई है इसलिए बेटा मैंने, और मेरी आदत ऐसी, मैंने कहा ना जो चीजें पहले बता चुका हूं मैं आपको वो दोबारा बताता हूं मैं, अगर टॉपिक में रिलेट करती है तो दो बार पक्की हो जाएंगे बेटा। देखो अब क्या होता है सेंटेंस और इसमें, जैसे भैया मैंने ये बोल दिया ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा है। सो हुआ क्या बेटा, ये सेंटेंस एक बात का है, दो बात, सर एक बात का सेंटेंस है, तो ये एक क्लॉज हो गई बेटा। तो ये जो एक सेंटेंस बन रहा है ये एक सेंटेंस भी हुआ सर। तो ये एक सेंटेंस एक बात का है, मतलब एक क्लॉज का है। अगर मैं बोल दूं बेटा ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा, ही विल सक्सीड वो सफल हो जाएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो आपने बोला सर इसमें दो क्लॉज है,
एक क्लॉज तो ये हुई बेटा जिसे आप मेरे बच्चे प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज कहते हो, ठीक है। और दूसरी ये हुई जो इफ कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, जो इफ कंजंक्शन से जुड़ी हुई। इसका मतलब बेटा मैं ये कह सकता हूं इसमें एक क्लॉज बन गई है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कह देते हैं बेटा, और दूसरी क्लॉज ये बन गई बेटा जिसे आप इतने शानदार बच्चे हैं, आप इतने अच्छे लेवल पे चीजें जान चुके हैं कि ये भाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इफ ने बनाया है, कंडीशन है, कंडीशनल क्लॉज है, ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। तो आप ये, और ये कंप्लीट कितना सेंटेंस बना, सेंटेंस तो ये मेरे बच्चे एक ही बना। तो ये सेंटेंस दो क्लॉजेस का है। ऐसा नहीं है कि तीन क्लोज का सेंटेंस नहीं हो सकता, तीन क्लोज का भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तीन क्लोज का सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे आई हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन आई वॉज टोल्ड दैट माई फ्रेंड वॉज नो मोर। कहता मैं कुछ ही कदम चला था जब मुझे बताया गया कि मेरा दोस्त अब नहीं रहा। तो एक बात बताओ बेटा, आई हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स, एक क्लॉज, फिर आया बेटा कंजंक्शन। व्हेन आई वॉज टोल्ड, जब मुझे बताया गया कि, फिर से आया एक और कंजंक्शन और अगले। तो इसमें कितनी क्लॉज है बेटा, तीन क्लॉज, एक, दो, तीन, ठीक है। ये चीज इसमें तीन क्लॉज, तो ज्यादातर जो मैक्सिमम पेपर में देता है वो तीन क्लॉज का सेंटेंस देता है। ये दो क्लॉज हुई, वो एक क्लॉज। तो ऐसे पूरा पूरा मिलकर ये क्या हुआ, एक सेंटेंस। बस ये होता है बेटा। तो ऐसे ही क्लॉजेस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। टॉपिक वाइज कैसे पढ़ा, कंजंक्शन में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्लॉज के टाइप बनते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कंडीशन बनाए कंडीशनल क्लॉज, टाइम बताए टाइम क्लॉज, ऐसे उनको बोल दिया जाता है, ठीक है। गुरुजी अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। क्योंकि बेटा हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे तभी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कमांड बनाएंगे। इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चे ये तो कंप्लीट इंग्लिश के ही दर्शन, ठीक है। करो फटाफट से कॉपी, तो आपको वो चीज रिवाइज भी हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी उभर कर आएगा। तो इसलिए छोड़ूंगा तो नहीं, मैं इसको बताऊंगा इसमें कितने कॉन्सेप्ट है, रिवाइज हो जाएगा भाई। जल्दी किसको, जल्दी तो है ही नहीं। मैंने जीवन में एक ही काम सीखा है बेटा, जब भी कुछ भी करो, ये तो खैर पढ़ाना है, देखो पढ़ाना तो मैं कहता हूं और साफ नीयत से चाहिए। डॉक्टर और टीचर की गलती सामने वाला भुगतता है। बेटा डॉक्टर से कोई गलती हुई, डॉक्टर नहीं भुगतेगा, पेशेंट पहले भुगतेगा। समझ तो आप बात, डॉक्टर नहीं भुगतेगा, पेशेंट पहले भुगतेगा। टीचर की गलती टीचर बाद में भुगतेगा, पहले स्टूडेंट भुगतेगा। अगर मैं आपको ना डांटूं, मैं ना फटकारूं, मैं ले मेरा प्यारा बच्चा, मैं शेर व शायरी आशिकी की बातें करके चला जाऊं, आपका जीवन कैसे सुधारूंगा, समझ लो। तो बेटा हमेशा एक बात याद रखिएगा, टीचर सबसे पहली कंडीशन अच्छा पढ़ाना चाहिए, सारा पढ़ाना चाहिए, और टीचर को रिपीट करने से कभी भी मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए। आप कई बार देखना, आप ये हो सकता है कभी कभी कह दो जयदीप सर एक बात को दो तीन बार बोल जाते हैं, तो कई बार जो तेज तरार बच्चा होता है पता है क्या चिढ़ता है, अरे सर हाँ आगे ना समझ, आगे बढ़ो। भाई तेरे को तो आ गया, तेज तरार बच्चा 5% भी नहीं है मार्केट में, 95% बच्चा जिसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आता। भाई तू स्पीडोमीटर पे देख ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है तेरे से, और ना मैं तेरे कहीं से चलने वाला। तू तेज तरार है, तेरी इंग्लिश तेज है, कोई बात नहीं। जब तेरा मैथ वीक होता है तो वहां कैसे हवा निकल जाती है तेरी, फिर टीचर के सामने बार बार कह रहा है सर एक बार और समझा दो सर एक बार। इसलिए हमारी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो टीचर को स्लो पढ़ाना चाहिए। स्पीडोमीटर पे आप लगाओ क्लास तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपको तेज तरार पसंद आप स्पीडोमीटर लगा लो बेटा। लेकिन ज्यादातर जो बच्चा होता है वो ऐसा होता है बेटा जिनके माँ बाप के पास कोचिंग की फीस नहीं थी, उसका बचपन स्कूल में ही जैसे तैसे बस काट के वो पास हो गया। वो अब आया है नौकरी के लिए जिसको 0 से लेकर 100% तक पढ़ना है। जिन्होंने 7वीं 8वीं क्लास तक लास्ट इंग्लिश पढ़ी थी, 8वीं या 9वीं 10वीं में ही बस इंग्लिश पढ़ी थी, हम यहां उनके लिए भी बैठे, हम यहां उनके लिए भी बैठे। तो बैठे उनके लिए बेसिकली, तेज तरार बच्चा तो वैसे भी पकड़ लेगा।
वो तो वैसे ही इनको स्किप करके लेगा, स्पीड पे लगा लेगा, 2x की स्पीड पे देख लेगा। तो उनको चीजों को समझो, डन है। इसलिए कभी भी आप भी मत हिचकाया करो कि हाँ ये तो पढ़ा है सर ने पहले, हाँ तो कोई बात नहीं भाई, कॉपी कर ले, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे पहला टीचर को अच्छा पढ़ाना चाहिए। दूसरा, टीचर प्यार से पढ़ाए या रूड बिहेवियर में पढ़ाए, लेकिन पढ़ाए अच्छा। टीचर अगर आशिक निकल गया, बकवासबाजी निकल गई, शेरो शायरी में चला गया, फलाना ढिमकाना, ये टपोरी हैं, इनको टीचर बनने का हक ही नहीं है। और आजकल कुछ परसेंट रेशियो इस टीचर की कैटेगरी में चली गई। वो मेरे बच्चे, जवान बच्चों का फ्यूचर खराब करना उन्होंने, और कुछ नहीं करना। मटर गश्ती की बातें, मारकाट की बातें, शेरो शायरी, आशिकी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कभी कभी चलो मजाक मस्ती हंसाने के लिए बच्चों को बोल दिया, लेकिन ये नेचर नहीं अपनाना चाहिए। आप जवान बच्चे, यंग बच्चा ये सुनना चाहता है, नौकरी ये चीज दिलाएगी, तो ज्यादा डांटना चलेगा, ज्यादा डांट फटकार चलना चलेगा, थोड़ा रूड बिहेवियर चलेगा, कभी कभी प्यार से बात करना चलेगा, हंसी मजाक चलो कभी 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 कभी, हमेशा नहीं। तो पढ़ाई तो बोरियत में ही होती है बेटा, इंटरेस्टिंग। अब देखो, जब मैं वोकैब पढ़ाता हूँ, कई बार बच्चा मुझे बोलता है सर आप वोकैब में एकदम अलग मूड में रहते हैं, आप ग्रामर में अलग मूड में। भाई दोनों का नेचर अलग है बेटा, ग्रामर में मस्ती मजाक नहीं चलेगी, ग्रामर में तो पढ़ाना पड़ेगा, वोकैब में हंसी मजाक चल जाएगी, और वोकैब होती हंसी मजाक से है ज्यादातर। तो मैं ज्यादातर वोकैब में कोशिश करता हूं, जान पूछ के चुटकुले बनाता भी हूं, जान पूछ के आपको हंसाने की कोशिश करता हूं, वोकैब में कहीं बोरियत ना हो जाए, कहीं बोरियत ना। लेकिन ग्रामर में मटरगश्ती नहीं चलेगी, ग्रामर में बकवासबाजी नहीं चलेगी बाजी। ग्रामर में मुझे कसम से पता होता है तुम बोर हो रहे हो, ना कसम मुझे पता होता है, मैं तब भी उसी चीज में पढ़ाता हूं। मुझे पता है आज बोर हो लोगे, पेपर देने जाओगे, दुआएं दोगे कि हाँ गुरुजी ने अच्छा पढ़ाया। भाई इससे बाहर कसम से कुछ नहीं आना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। चलो अब ज्यादा भाषण नहीं दे रहा, प्रैक्टिस पे वापसी आते हैं, चीजों को पढ़ने पे। तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसीलिए आपको लगता है कई बार आप नहीं कहते सर वोकैब में आप ज्यादा एनर्जी में रहते, अरे वोकैब मस्ती में पढ़ने की चीज है बेटा, एनर्जी ज्यादा या कम का नहीं है। इसमें क्या एनर्जी डाल दूं मैं, इसमें आपको इसलिए नहीं, सर आई हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन आई वाज, ऐसे थोड़ा ना पढ़ा दूंगा इसको। सो ग्रामर ग्रामर के तरीके से पढ़ाई जाती है, कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन के तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। कॉम्प्रीहेंशन में भी कहां मजाक करता हुआ नजर आया आपको, कॉम्प्रीहेंशन में मैंने 20-22 क्लास आपके लिए बेटा, सिंपल, सही है। आ जाओ वापसी करो। तो ग्रामर एक ऐसी चीज है जो सीरियसली पढ़ लो, वो कैब में मस्ती में पढ़ो बेटा, आप भी घर पे भी मस्ती में रिवाइज किया करो, और ये ठीक है ना। दूसरी चीज, ग्रामर का जो होमवर्क मिलता है उसका 40-50% कर लो, बहुत है, नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, क्लास में ही मैं सफिशिएंट प्रैक्टिस करा रहा हूं, जब भी मन करे वोकैब करते रहो, वोकैब करते रहो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। चलो बेटा वापसी आते हैं, और कल की वोकैब के टाइम भी बताऊंगा मैं अभी आपको, कल फ्राइडे है ना, तो कल फ्राइडे को 5 क्लास रिवाइज कराऊंगा वोकैब की, कमर कस लेना। देखो मेरे भाई ये चीज हुई, तो सर ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिपेंड करेगा बेटा, अभी नीचे लिखना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर। अब ये छोटे रूप में बताऊंगा, बड़े रूप में नहीं, क्योंकि बेटा नरेशन में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे जो बेहद ही जरूरी है जानना, बेहद ही जरूरी है जानना। पहला जो टाइप होता है सेंटेंस का वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। बेटा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो अपने आप में सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और इसके जो फॉर्मेट्स होते हैं वो टेंस के हिसाब से होते हैं। चलो जानते हैं जरा, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया हाँ, आई हैव, I have the book which tell about the पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। बेटा ऐसे आएगा पेपर में। अब आप इसे टेंस का एरर भी बोल सकते हैं, आप इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर भी बोल सकते हैं। तो हमने बोला आई हैव द बुक विच टेल, बेटा आई हैव द बुक, बात कर रहे हो बुक की जो बतलाती है, तो टेल या टेल्स आना चाहिए, टेल्स आना चाहिए सर, सिंगुलर वर्ब टेल्स होती। तो आप इसे कहोगे सर ये तो टेंस का एरर हो गया, बेटा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एरर कहलाएगा, ये दोनों का, आप इसे किसी का भी एरर बोल दो। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तरीके से तो कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता ही नहीं, तरीके से कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं होता, किसी ना किसी दूसरे टॉपिक का होता है, तरीका तो ये नहीं बेटा।
ठीक है, तरीका यही है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो ही नहीं सकता, आप उसे किसी भी टॉपिक में बांट सकते हैं, इसलिए जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन हो अदर टॉपिक में भी दिखते हैं बेटा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझ आया और आपको एरर भी समझ आया। दूसरी चीज मैं बताता हूं, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो बेटा, नेगेटिव सेंटेंस में टेंस के हिसाब से सारी चीजें जो पूरी ग्रामर आपने रीड की, टेंस और वर्ब बेसिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, तो आपने क्या बोला कि नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव सेंटेंस उसमें उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना। अगर मैं ये बोल दूं ही डज नॉट, ही डज नॉट लाइक्स हर, आपने बोला देखो सर डू नॉट डज नॉट जब आता है तो लाइक्स नहीं आता, लाइक आता है, सिंपल हुआ ये चीजें बेटा। अच्छा मैं बोल दूं ही ऑलवेज, ही ऑलवेज प्ले हॉकी विथ हिज बेस्ट फ्रेंड्स, वो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हॉकी खेलता है। आपने बोला सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्ले नहीं प्लेज आएगा। ही ऑलवेज प्लेज हॉकी विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स, ये आ गया। तो अफर्मेटिव नेगेटिव के दूसरा स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये होना चाहिए बेटा। तीसरा कहां लिखो यार, मैं ऊपर उठा दू भैया इसको, भाई इतना ही उठा, और यहां तीसरा लिख देता हूं इंटेरोगेट, या कॉपी करो मैं स्क्रीन चेंज करता हूं, कॉपी करो मैं स्क्रीन चेंज करता हूं, तो ये टॉपिक भी आपको इजी लगेगा और नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म भी कर लेंगे हम, और खत्म करके इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ये बहुत आसान, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादातर मैं आपसे ही करवाऊंगा बेटा, आपसे ही करवाऊंगा। दाबुक इसलिए कर दी बेटा, वो स्पेसिफिक उसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, दाबुक ले लिया। चलिए पाजी यहां तक हुआ। अब अगली क्लास में भैया मेरे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आगे बढ़ेंगे, और इनका इंट्रो देके मैं बता के फिर इसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आपको प्रैक्टिस पे उतार दूंगा। अब देखो भैया, कल कल आपकी जो क्लास है बेटा वो 8 बजे से होगी, 8 से 9:30। कल 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 होगा मेरे भाई फ्राइडे, और कल हम करेंगे वोकैब क्लास नंबर 5 टू क्लास 10। मतलब मुझे 6 क्लास आपकी रिवाइज करानी है, कम से कम 6 क्लास कम से कम मुझे आपकी रिवाइज करानी है। सर्कल हम करेंगे 5 से 10 क्लास, मतलब 1 से 4 मैंने करा दी, अब मैं कल 5 से 10 कराऊं। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपने पहली 4 क्लास तो देख ली होंगी। 5 से 10, अब देखो 5 से 10 जिन बच्चों ने अब तक क्लास नहीं देखी है, भैया मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया था दिन की सेव आपके पास होती है, क्योंकि लाइव में ज्यादा बेटा क्लास, और अब वर्ड जो आगे का ऐसे लिख देते हैं, बस एडवर्ब और क्वेश्चन टैग आज। ठीक है चलिए बेटा, और जो जो बातें बताई याद रखिएगा, क्योंकि आज भाषण भी ठीक है सर। बाकी सब को आप बांटो, कल हो गया आपको आज यूट्यूब